ओके गाइस, तो हम लोग HTML में बहुत कुछ सीखे और इसका यूज़ हम लोग किए हैं और पेजेस हम लोग बनाए हैं, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, लिंक, है ना, टेबल, लिस्ट, फॉर्म्स। बेसिकली यही सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं अब तक। और अब जो हम लोग अब तक बनाए हैं उसी के ऊपर हम लोग CSS का यूज़ करके उसका स्टाइलिंग करेंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले CSS क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो आज हम लोग CSS पढ़ने वाले हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। CSS is used to style HTML elements and format the layout of a page, ठीक है। CSS का यूज हम लोग HTML में जो कुछ भी बनाए हैं ऑलरेडी उसको स्टाइलिश करने के लिए यूज करते हैं, करने के लिए, और अपने पेज के फॉर्मेटिंग के लिए, उसके लेआउट को सही ढंग से बनाने के लिए, इन सब को कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से रखने के लिए, अरेंज करने के लिए हम लोग CSS का यूज करेंगे, ठीक है। विथ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, है ना। डिफरेंट टाइप्स का कलर का यूज कर सकते हैं कलर कोड के द्वारा, है ना। और उसके अंदर जैसे एक ही कलर है तो एक ही कलर में अलग अलग उसका डार्कनेस और ऑप्टासिटी हो सकता है, या फिर कलर को मिक्स करके नया कलर बनता है, तो वो सब चीज़ है। तो बहुत तरह का काम लोग कलर से कर सकते हैं। फॉन्ट, है ना, अलग अलग लिखावट, अलग अलग साइज, है ना, साइज ऑफ टेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, है ना। कहने का मतलब जैसे हम लोग टेबल के अंदर सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग वगैरह यूज किए थे, तो उस तरह का स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ एलिमेंट्स आर पोजिशनड एंड लेआउट, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा, है ना, उसका लेआउट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, है ना, इसके बारे में। व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और बैकग्राउंड कलर्स आर टू बी यूज, बैकग्राउंड में हम लोग बीजी कलर का यूज करना सीखे, लेकिन इसमें और भी जो अभी हम बता रहे हैं कि अलग अलग कलर वाला जो चीज़ है, तो उसके द्वारा कैसे और बेहतर मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा बेहतर कलर जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिस्प्लेज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिव वाला बात आता है कि अगर फोन पे वो दिखेगा तो कैसा दिखेगा, टैब पे दिखेगा तो कैसा दिखेगा, है ना। तो CSS के द्वारा भी हम ये काम करते हैं, जिसमें कि मीडिया क्वेरी का भी यूज करते हैं और फिर बूट स्ट्रैप के भी द्वारा करते हैं। देर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस रिस्पॉन्सिवनेस, तो CSS के भी द्वारा हम ये काम करते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। CSS क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं, राइट। CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 वेज। अपने HTML डॉक्यूमेंट में जो तुम ऑलरेडी बनाए हुए हो उस डॉक्यूमेंट में CSS का यूज 3 तरीके से कर सकते हो। पहला, इनलाइन CSS बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट, मतलब जो भी टैग तुम लिखते हो उस टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके अलग अलग वैल्यूज डाल के हम उसके CSS को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इंटरनल CSS बाय यूजिंग ए स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। अब तक हम लोग हेड सेक्शन के अंदर केवल टाइटल टैग का यूज करते थे, बट अब स्टाइलिंग के लिए हम लोग स्टाइल टैग का भी यूज करेंगे, और उस स्टाइल टैग के अंदर उसका जो तरीका होगा CSS कोड लिखने का, उस तरह से हम लोग लिख करके हम लोग CSS को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है एक्सटर्नल CSS बाय यूजिंग लिंक एलिमेंट टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल। तीसरे तरीके में हम लोग एक अलग सेपरेट फाइल बनाएंगे जिसके अंदर CSS का कोड होगा, और अपने HTML फाइल में उसको लिंक करवा देंगे यूजिंग लिंक टैग, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे चल के एक एक करके सबका तरीका देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इनलाइन CSS को देखते हैं। तो इनलाइन CSS, an inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element।
मतलब किसी एक HTML एलिमेंट पर कुछ सेटिंग्स अप्लाई करना है, कुछ उसका कलर, उसका साइज, उसका जो भी चीज तुमको अप्लाई करना है, स्टाइलिश करना है, स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए इनलाइन CSS का यूज हम लोग करेंगे, सिर्फ एक पर अगर करना है तो। ठीक है, कैसे करेंगे? एन इनलाइन CSS यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। कैसे करेंगे? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा HTML टैग तो नॉर्मल टैग हो गया, जैसे हमारा बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर सकते हैं। हालांकि बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर लिखने से अच्छा था कि हम लोग दूसरा तरीका उसका लिखते थे, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू। ठीक है, बीजी कलर इक्वल टू, तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, बट यहां पर स्टाइल का यूज करेंगे अगर हम, तो हालांकि अभी हम कलर का यूज कर रहे हैं तब तो हम नहीं बताएंगे, बट अगर हम बैकग्राउंड इमेज का यूज करें या और भी कुछ करें, तो उसमें और ऐसा ऐसा कह सकते हो कि स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यूज है जिसके द्वारा हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि रिपीटेशन को नहीं करना है ना, या फिर ऑप्टासिटी कलर का डालना है, तो इस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों का है H1। H1 के अंदर हम लोग स्टाइल टैग का यूज करेंगे, और इसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है ना, जो कि होगा ब्लू, और कलर जो कि होगा व्हाइट। तो दिस इज ए हेडिंग जो है, इसके ऊपर हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू और इसका कलर व्हाइट सेट कर दिए, तो ये दिखने में थोड़ा अलग दिखने लगेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। H1 में बैकग्राउंड कलर लगाना अच्छा होता है, ठीक है, उससे उसका लुक अच्छा हो जाता है, दिखने में वो सही लगता है। ओके, अब देखो P के अंदर क्या क्या यूज कर रहे हैं। P मतलब पैराग्राफ, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है, मतलब इसका लिखावट कैसा होगा, तो एरियल टाइप का होगा। कलर कैसा होगा, तो रेड होगा। फॉन्ट का साइज कितना होगा, 20 पिक्सल। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होगा, तो सेंटर। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इतना सारा अलग अलग टाइप का वैल्यूज और उसका अलग अलग कह सकते हो अलग अलग टाइप का। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेन समझने वाला चीज है, हमारा वही चीज स्किप हो गया था। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू लिखते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि कोई भी एट्रीब्यूट लिखने के बाद इक्वल टू लगाकर डबल कोट के अंदर उसका वैल्यू लिखते थे। लेकिन यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखने के बाद, इक्वल टू लगाने के बाद, डबल कोट के अंदर अलग अलग उसका एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन और उसका वैल्यू, जैसे फॉन्ट फैमिली कैसा होगा। अब यहां पर भी इक्वल टू लगाएंगे अगर, तो ऑलरेडी वहां पर हम लोग स्टाइल इक्वल टू लगा चुके हैं, तो यहां पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहां पर कॉलन लिखेंगे, कॉलन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कोई भी स्पेसिफिकेशन के बाद उसका जो वैल्यू लिखा जाएगा उसमें इक्वल टू का नहीं यूज होगा, बल्कि कॉलन का यूज होगा, ठीक है। और जब दूसरा स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, जैसे कलर इक्वल टू रेड, तो इसके बीच में सेमी कॉलन का यूज होगा, सेमी कॉलन का। हम इसको रेड कर देते हैं ताकि ये चीज ये हमारा लिखने का तरीका है, ठीक है। और इसी तरीका को हम लोगों को फॉलो करना होता है। क्या करना होता है, नॉर्मली हम लोग जब लिखते थे कोई भी, मान लो लिखते थे बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड, मान लो, तो यहाँ पर बीजी कलर एक एट्रीब्यूट था और इक्वल टू कलर जो था वो रेड जो है उसका कलर वैल्यू है, ठीक है। इसको डबल कोट में लिख देते थे। बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाद स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, और इक्वल टू लिखने के बाद डबल कोट के अंदर फिर स्पेसिफिकेशन डाल रहे हैं कि स्टाइल में क्या
तो बैकग्राउंड कलर येलो, और यहां पर एक काम करो, कलर इक्वल टू ब्लू, ब्लू कर दो। अब क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्लू कलर का लिखाएगा अपने आप, ब्लैक नहीं लिखाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर दिस इज हेडिंग कैसा दिखाई देगा, तो दिस इज हेडिंग जो है वो व्हाइट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से स्पेसिफाई किया गया है व्हाइट कलर। दिस इज ए पैराग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा, रेड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से रेड लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पी का यूज करेंगे, अगर हम एक नॉर्मल पी का यूज करेंगे, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट या पैराग्राफ, तो ये कैसा दिखेगा, ये ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए बॉडी का जो है उसका कलर क्या सेट किए हैं, ब्लू। तो बॉडी कलर मतलब होता है बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो समझ में हम लोग समझे कि लिखते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग ऑलरेडी जो फॉर्म बना चुके हैं, जो हम लोग फॉर्म कहते हैं, जो पेजेस बना चुके हैं, उसी पेजेस के ऊपर हम लोग सीएसएस अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ये वाला हम लोग अपने से पहले से बना चुके हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर हम लोग सीएसएस का यूज करके क्या करेंगे, इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो पहले तो पहला काम, इसको ओपन कर लिया जाए, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। इसके बाद बॉडी बीजी कलर इक्वल टू पिंक वाला जो कंसेप्ट है, अब हम इसको फिलहाल अभी हटा रहे हैं और यहां पर नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में ऐसे ही लिखना है, स्पेस दे करके, कॉलन। कॉलन क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखना है, तो इक्वल टू की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉलन। कॉलन बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। अब दूसरा क्या लिखना है, और बॉडी के लिए क्या स्पेसिफाई करना है, कलर। तो कोमा के बदले लिखेंगे सेमीकोलन, कोमा के बदले क्या लिखेंगे, सेमीकोलन, और इक्वल टू के बदले क्या लिखेंगे, कॉलन। बस यही चीज यहां पे दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं। ब्लू। तो अभी फिलहाल तुम लोग क्या देख रहे थे, और अब डबल कोट को बंद कर देंगे, याद याद रखना, यहां से शुरू हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ, ये डबल कोट, ये सब जो है स्टाइल के लिए हम लोग लिखे हुए हैं। अब अभी इसको सेव कर दो, इसको सेव करो और अपने ब्राउजर में देखो कि कैसा दिख रहा है। तो अभी फिलहाल ये कैसा दिख रहा है, तो भाई नॉर्मल पैराग्राफ जो है वो ब्लू कलर का है, सॉरी ब्लैक कलर का है, कुछ उसमें रेड कलर है, हेडिंग ग्रीन कलर का है ना। लेकिन अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब क्या देख रहे हो, अब हम देख रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो गया, वेरी गुड। ऑल टेक्स्ट आर इन ब्लू कलर, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू है, ठीक है, ब्लैक कोई टेक्स्ट नहीं है, जबकि हमने सिर्फ एक जगह ये लिखा है कि बॉडी का कलर ब्लू होगा। तो बॉडी का कलर ब्लू होगा मतलब बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा सब ब्लू कलर का होगा। अगर किसी के लिए हम अलग से स्पेसिफाई किए कि ये रेड होना चाहिए तो वो रेड है, अगर किसी के लिए हम अलग से लिखे हैं कि ये ग्रीन होना चाहिए तो वो ग्रीन है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो इनलाइन सीएसएस। अब कहोगे सर आपने बोला था कि इनलाइन सीएसएस एक एलिमेंट में, तो अभी तो हम बॉडी के लिए यूज कर लिए ना, तो बॉडी का मतलब क्या, कि बॉडी के अंदर जो है सब पर, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग ढंग से बना के दिखाते हैं तुमको, ठीक है। पहले हमको एक बार रिप्लाई दे दो कि क्या यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, क्योंकि यहाँ इस अप टू दिस कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज है कि कैसे इनलाइन सीएसएस को लिखते हैं। तो जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड अप टू दिस, फास्ट क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। एवरीथिंग इज गुड और नॉट, बैच 2, ओके, बैच 3,
ओके, बैच 4, ओके, बैच 1 से कोई रिप्लाई नहीं है, नो रिप्लाई, ओके ओके, ठीक है। मतलब सही सही बताना है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही बता दिए बाकी सब यस बोला तो हम भी यस बोल देते हैं, नहीं नहीं, वो चीज नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग अभी, ये चीज जो चीज है, ये चीज, इसको लिखा कैसे जाता है, कॉलन कहाँ लगाते हैं, सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं, डबल कोट कहाँ लगाते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज अभी नहीं पकड़ में आएगा तो बाद में फिर नहीं पकड़ में आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग इस H1 के ऊपर स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो हमारे पास उस समय में चॉइस नहीं था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग फॉन्ट कलर इक्वल टू लिखे थे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग फॉन्ट कलर वाला जो कंसेप्ट था ना, वो टेम्प्रोरी कंसेप्ट था उस समय के लिए। अब हमारे पास उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आ गया है, क्या? स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू कॉलन कलर व्हाइट। अब क्या होगा? अब इस H1 के लिए, सिर्फ इस H1 के लिए, ऐसा नहीं कि सब H1 में ऐसा ही हो जाएगा, नहीं नहीं, जिसमें लिखे हैं उसमें, इस H1 के लिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और कलर व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट पर ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर बैकग्राउंड को डीप रखते हैं तो फोरग्राउंड को हम लोग क्या करें, लाइट कलर डालें, ताकि कॉम्बिनेशन उसका बने, अदरवाइज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप देखो वही चीज कैसा दिख रहा है, अब वही चीज कैसा दिखने लगा। ठीक है, अब ये लगता है कि हाँ ये एक हेडिंग है। ठीक है, और नीचे में HR टैग का हम लोग उस समय में यूज करते थे, अभी फिलहाल HR टैग को हम लोग हटा दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नीचे वो उसमें लाइन हो चुका है बैकग्राउंड के कारण। तो उसके लिए हम लोग को अब HR का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर तुम चाहते हो कि इसका टेक्स्ट स्टाइल लिखना, तो लिखोगे फॉन्ट फैमिली एरियल। अब ये सोचना है कि किस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली एरियल। अब हमारा इसका जो फॉन्ट फैमिली होगा वो एरियल में हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। अगर यही चीज तुम ऊपर में लिख देते, यहां पे लिख देते फॉन्ट फैमिली एरियल, तो वो सबके लिए अप्लाई हो जाता। ठीक है, जैसे हम एक कर्सिव वाला फॉन्ट फैमिली निकालते हैं और दिखाते हैं कैसे उसका हम लोग यूज कर सकते हैं और अच्छा लगेगा देखने में। ये वाला मान लो लेते हैं, कर्सिव नहीं लेकर के ये ले लेते हैं, टाइप राइटर वाला। ठीक है, और हम इसको अप्लाई यहां पे करवाते हैं, यहां पे फॉन्ट फैमिली ये वाला। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पूरे बॉडी पर ये अप्लाई करेगा इसको, ना कि सिर्फ एक पैराग्राफ पे या किसी एक हेडिंग पे करेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर जब लिख रहे हैं तो वो पूरे के पूरे बॉडी को चेंज करेगा, लेकिन अबाउट अस को चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अबाउट अस के अंदर अलग से हम लिखे हुए हैं कि इसका फॉन्ट फैमिली एरियल होगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया हमारे टेक्स्ट के, इसको थोड़ा दूसरा टाइप में ले लेते हैं। चलो, ये वाला लेके देखते हैं कैसा लगता है। अब जो कुछ भी सीख रहे हो ना, इसके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिए हो और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है,
हमको ट्राई कर करके देखना है कि हमको कौन सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब देखो ये एक अलग ही फॉन्ट हम लिख दिए, ठीक है, और ये सारे के सारे बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन किस पर अप्लाई नहीं होगा, अबाउट अस पर। क्यों? क्योंकि अबाउट अस के लिए हम अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। और देखो बॉडी के अंदर अगर हम सिर्फ बीजी कलर का यूज कर रहे थे तो सिर्फ एक काम हो रहा था कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, लेकिन स्टाइल के बाद हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और बहुत सारा अलग अलग कहेगा सर ये इसमें से कौन कौन सा वैल्यू होता है, तो वो जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे हम लोग खोज लेते हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। बस हम लोगों को मेन हम लोगों को सीखना क्या है ना, कि कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या है लिखने का। ये वैल्यू कोई रटता नहीं है, याद नहीं करना है इसको कि बैकग्राउंड कलर के लिए, मतलब जैसे जैसे यूज होगा, जरूरत होगा, खोजते जाता है आदमी, यूज करते जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज तो जनरल है जो कि चीज तुमको पता होना चाहिए, बट बाकी चीज के लिए अगर तुमको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज हम करना है, तो ऐसे केस में हम लोग गूगल से खोजते हैं कि हाँ इसके लिए ये क्या सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड कलर हर जगह सपोर्ट करेगा, कुछ जगह नहीं भी सपोर्ट करेगा, कुछ जगह करेगा। जैसे बॉडी, तो बॉडी मतलब पेज, पेज पर करेगा, है ना, हेडिंग पे करेगा, पैराग्राफ पे करेगा, लेकिन पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना अच्छा नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी सोचना है कि अगर कोई सपोर्ट हो भी रहा है तो वहां पे वो सुटेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो बनाएंगे वो अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा ना दिखे कि बहुत ज्यादा मतलब डिजाइन वगैरह कर दिए, स्टाइलिश बना दिए, पता चला देखने में अट्रैक्टिव लगने के बदला और गंदा लगने लगे, ठीक है। तो वैसा ना हो, ठीक है। तो ये चीज होता है, हम ये बस इसलिए इस तरह का फॉन्ट यूज करके दिखाए कि हाँ ये फॉन्ट को अगर हम बदलते हैं तो इस तरह से लिखावट बदल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा अलग यूज करके दिखा रहे हैं, बाकी हमको बहुत अच्छा देखने में नहीं लग रहा है ये वाला, तो कोई बात नहीं है, इसको हम धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। ओके, तो इस तरह से अबाउट अस वाला सेटिंग देख रहे हो कि हेडिंग में कैसे अप्लाई हुआ। इसी तरह से पी टैग के लिए भी हम करेंगे, स्टाइल इक्वल टू कलर, कलर कलर ग्रीन, कलर ग्रीन, और फॉन्ट फैमिली वर्धना, थोड़ा अलग नाम, ठीक है, वर्धना। तो सर ये नाम सब कहाँ से लाते हैं, तो अभी हम दिखाए नाम कहाँ से उठाते हैं, उस तरह से नाम उठा लोगे वहां से। वर्धना, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, पैराग्राफ है तो इसको सेंटर टैग में रख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से पी के अंदर हम क्या क्या लगाए, कलर ग्रीन, फॉन्ट फैमिली वर्धना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो पी है, ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये पी आई थिंक पूरे एक में ही है, ठीक है। बाकी को वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ उसी पी पर हम लोग उसको अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये वाला चेंज हो गया, ठीक है, नीचे वाला उसी तरह से है, ठीक है। ये बहुत छोटा अगर लग रहा है थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि बाकी फॉन्ट तुम्हारा बड़ा है, ऐसे वो साइज सही है। नॉर्मली वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट उसी साइज में लिखा जाता है, लेकिन तुम्हारा चूंकि नीचे वाला बड़ा है तो कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो अभी हम लोग सीखे कि इनलाइन सीएसएस का यूज करके हेडिंग, पैराग्राफ, बॉडी सब के ऊपर कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और कैसे उससे हमारा पेज जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब तक जो हमारा पेज था वो कैसा दिख रहा था, अब कैसा दिखने लगा, ठीक है। बट अब क्या है कि ये तो अप्लाई हुआ सिर्फ एक ही पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम अगर चाहें कि भाई हमारा, हम जिस जिस पैराग्राफ में इसको लगाना चाहें, या
पैराग्राफ के लिए एक अलग ही सेटिंग हम सेट कर दें और हम जब भी लिखें तो वैसा ही वो दिखाई पड़े, है ना। H1 के लिए अलग सेटिंग कर दें, जब भी H1 लिखें तो वो वैसा ही दिखाई पड़े, H2 के लिए अलग सेटिंग कर दें जब भी दिखे। तो इसके लिए जब किसी एक टैग के लिए या किसी एक एलिमेंट के लिए हमको अपने पेज के सारे जगह जहां जहां एलिमेंट हो उन सारे जगह पे अप्लाई करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं इंटरनल सीएसएस का। ठीक है, ताकि हमको हर जगह ना लिखना पड़े, हम एक बार स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ भाई मेरा H1 जो है ना वो ऐसा होगा। हम जब भी H1 लिखेंगे तो H1 ऐसा ही दिखना चाहिए, जबकि नीचे वाला H1 अलग दिख रहा है, ये वाला पैराग्राफ अलग दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। तो पहले इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे करते हैं ये पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे एक नोट लिखना बहुत जरूरी है। नोट ए value should be in double quote and colon is used to specify value separated by सेमीकोलन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये लिखने का तरीका होता है। वैल्यू शुड बी इन एट्रीब्यूट, वैल्यू शुड बी इन डबल कोट एंड separated by semicolon। कॉलन इज यूज्ड। ठीक है, कोई बात। तो ये तो था इनलाइन का कहानी। अब हम लोग इंटरनल का पढ़ेंगे कि इंटरनल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कहता है एन इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर ए सिंगल एचटीएमएल पेज। पेज मतलब एक पेज में जहां जहां वो चीज आएगा उस हर जगह पे वो उसको अप्लाई कर देगा, हर जगह पे उस सेटिंग को वो डाल देगा। ठीक है, उसमें क्या था कि जिस एलिमेंट में लिखते थे उसी एलिमेंट में अप्लाई होता था, जिस पैराग्राफ के लिए लिखे थे उसी पैराग्राफ में अप्लाई हुआ, नीचे वाला पैराग्राफ जस का तस है, जिस हेडिंग में लिखे उसी में अप्लाई हुआ नीचे में। बॉडी के लिए केवल चूंकि पूरा का पूरा बॉडी मतलब पूरा का पूरा पेज, तो उस पेज पर वो उस चीज को अप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, बट इंटरनल के द्वारा हम जो भी करेंगे वो उस एलिमेंट के लिए अगर H1 के लिए डिफाइन करेंगे तो उस H1 में जहां जहां H1 लिखाएगा उस पेज में उन सब जगह पे उसको अप्लाई वो करेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कैसे इसका यूज करते हैं। An internal CSS is defined in the head section of an HTML page within a style element। मतलब कि अगर तुमको यूज करना है इंटरनल CSS तो हेड सेक्शन के अंदर चले जाओ और यहां पर स्टाइल टैग लिख दो, स्टाइल टैग लिख दो, स्टाइल टैग लिखो। ठीक है, और इस स्टाइल टैग के अंदर में तुमको बताना है कि क्या सब तुमको अप्लाई करने का है। ठीक है, क्या सब तुम चाहते हो चेंज करना। ओके, अब यहां पर है इंटरनल सीएसएस सेलेक्टर, मतलब किस पर हम अप्लाई करेंगे, वो जो सेटिंग हम लगा रहे हैं उसको, उस सेटिंग को किस पर अप्लाई करेंगे, तो उस चीज को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे H1 एक क्या है, सेलेक्टर है। जहां जहां H1 होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो जाएगा, हर जगह, हर जगह मतलब उस पेज में हर जगह। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से करते हैं, उसका अलग अलग तरीका है करने का, अलग अलग वेज है।
तो पहले तो सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर पॉइंट्स टू द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, किस एलिमेंट पर अप्लाई करना है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, ये वही बात है जो अभी हम बताए, सेमीकोलन से सेपरेटेड होता है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड ए प्रॉपर्टी नेम एंड ए वैल्यू सेपरेटेड बाय ए कॉलन, है ना। और यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ है, तो वही चीज हम लोग उस पेज पर भी कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी शुड बी इन डबल कोट, हाँ वही चीज यहाँ पर भी है ना। मतलब यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और वहां पर डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, बस वही अंतर है, ठीक है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, जैसे एक ये डिक्लेरेशन हुआ, ये अलग डिक्लेरेशन हुआ। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स ए प्रॉपर्टी नेम एंड ए वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। A CSS declaration always end with a semicolon and declaration group are surrounded by curly braces. लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना भी है, ठीक है, भले हम उससे आगे नहीं लिख रहे हैं फिर भी वहां पर सेमीकोलन लगाएंगे। और पूरे के पूरे डिक्लेरेशन ब्लॉक को क्या करेंगे, क्योंकि एक ब्लॉक है तो इसको क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, वही सी वाला कंसेप्ट यहां पर भी है। तो ये तो हुआ कि भाई कैसे लिखा जाएगा, इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पर जो सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर यहां पर एक्सटर्नल सीएसएस का चर्चा नहीं है, इंटरनल का ही है। इंटरनल selector select the HTML element you want to style. CSS selector are used to find the HTML elements you want to style. कहने का मतलब कि किस एलिमेंट को करना है उसके लिए सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं, और सेलेक्टर डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। पहला है CSS एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब सीधा का सीधा जिस टैग पर अप्लाई करना है उस टैग का नाम लिख दो, ठीक है। जिस टैग का पर अप्लाई करना है उस टैग का नाम यहां पर लिख दो, है ना, टैग नेम। जैसे H1 पर अप्लाई करना है तो H1 लिख दो, P पर अप्लाई करना है तो P लिख दो, है ना। इमेज पर अप्लाई करना है तो IMG लिख दो। तो यहाँ पर एक तरीका, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, ठीक है, जो भी इसका नाम है उसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका है हमारा यहाँ पर भी इंटरनल सीएसएस है, ये इंटरनल आईडी बना के कर सकते हैं। देखो नाम पे अगर हम करते हैं तो वो सेटिंग फिक्स हो गया कि वो H1 के लिए ही रहेगा। उस सेटिंग को हम अगर H2 में भी अप्लाई करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो H1 के लिए डिफाइन है। बट हम अगर चाहें कि एक ऐसा सेटिंग हो जो हम H1 पर भी अप्लाई करें, H2 पर भी अप्लाई करें, पैराग्राफ पर भी अप्लाई करें, तो वैसे केस में हम लोग आईडी बनाते हैं, आईडी, और उस आईडी को जिस टैग में चाहें उस टैग में यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि उस टैग में उसके लिए वो सुटेबल हो, वो मतलब उसके लिए सही लगे दिखने में, ऐसा ना कि उस सेटिंग का वहां पर कोई मतलब ही नहीं हो। तो H1 H2 ये सब सेटिंग जो है एक जैसा है, पैराग्राफ का सेटिंग एक जैसा है ना। तो आईडी जो हम लोग बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि ए सेटिंग विल बी अप्लाइड ऑन एनी HTML टैग यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है, यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write hash character followed by the ID. अब कहता है कि ID कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे आईडी, तो जो नाम है, और ये नाम तुम्हारा टैग नाम नहीं होना चाहिए, जो टैग का नाम जो देते थे ना वो टैग का नाम नहीं डालना है, कुछ और नाम डालो, जनरल नाम, उसके आगे हैश लगा दो तो वो एक आईडी हो गया। अब इस आईडी को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये अच्छा नहीं दिया है, हम इसका एग्जाम्पल देते हैं IMG। तो अब सॉरी IMG नहीं, IMP स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टेंट,
कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका कलर हो जाएगा रेड और अलाइनमेंट हो जाएगा सेंटर। ठीक है। अब इस इंपॉर्टेंट को हम हेडिंग पर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं, लिंक पर भी लगा सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए आईडी इक्वल टू IM। ठीक है। ये किसी भी पर अप्लाई होगा, ये कॉमन हो गया ये। इसी तरह से जैसे आईडी बना सकते हो उसी तरह से क्लास भी बना सकते हो। ठीक है। एक तरीका होता है क्लास बनाने का। क्लास कैसे क्लास बनाते हैं, कहता है द CSS क्लास सेलेक्टर। तो इसमें थ्योरी वगैरह छोड़ो, डॉट ऑपरेटर का यूज खाली कर दोगे बस। ठीक है। डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, जहां हैश का यूज किए थे ना वहां डॉट का यूज कर लोगे। यहां पर भी हम सेंटर नहीं लिखेंगे, IMP लिखेंगे, IMP। ठीक है। IMP इंपॉर्टेंट, सेंटर अलाइनमेंट रेड इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई हम इसको डिफाइन कर दिए, इसको यूज कैसे करेंगे। तो जिस टैग में इसको लिखना है, जिस टैग में इसको अप्लाई करना है, उस टैग में क्लास इक्वल टू IMP लिख देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। क्लास इक्वल टू जो क्लास का नाम जो हम बनाए हैं वो लिख देंगे तो वो अप्लाई वहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से आईडी में भी वही चीज था। बैक जाओ, आईडी में भी वही चीज था, देखो लिखा हुआ है द CSS रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट विथ आईडी इक्वल टू आईडी का नाम। आईडी इक्वल टू आईडी का नाम, जो नाम से तुम आईडी बनाए हो वो नाम यहाँ डाल दोगे तो जिस पर डालोगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये चूंकि जनरल चीज है तो ये जिस पर तुम डालोगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। इससे ऊपर वाला जो था वो H1 के लिए तो H1 में अप्लाई होगा, H2 के लिए लिखेंगे तो H2 में ही अप्लाई होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, यहाँ पर नोट। ठीक है। क्या नोट है भाई, तो कहता है यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय ए क्लास। ठीक है। क्लास तो बना दिए लेकिन हम चाहते हैं कि ये क्लास किसी खास टैग पर ही अप्लाई हो, है ना। तो वैसे केस में हम टैग का नाम डॉट क्लास का नाम यूज करके इसको बनाएंगे। तो वैसे केस में वो क्या बनेगा, किसी खास टैग के लिए ही वो बनेगा। ठीक है। वो बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे हम किसी पैराग्राफ को ऐसा करना चाहते हैं, एंटर नहीं IMP लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा नाम होगा ये IMP। इन दिस एग्जांपल ओनली P एलिमेंट्स विथ क्लास इक्वल टू सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर अलाइंड। बात समझ में आ रहा है, बाकी पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब किसी खास के लिए लिखने के लिए। इसके बाद एक तरीका है तुम्हारा यूजिंग CSS यूनिवर्सल। ठीक है। यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्सल मतलब सब पर। ठीक है। जैसे बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हो तो सब पर अप्लाई होता है, उसी तरह से ऐसा ऐसा मतलब सेलेक्टर जो फॉर ऑल हो, है ना, सब के लिए हो। तो कहता है स्टार का यूज करके अगर तुम कुछ भी डिफाइन कर देते हो तो वो जनरल हो जाता है, वो सब पर अप्लाई हो जाता है ना। बॉडी इक्वल टू नहीं लिख करके ऐसे करके भी लिखोगे तो वो चीज काम करेगा। इसके बाद है ग्रुपिंग सेलेक्टर, मतलब कुछ ऐसा सेटिंग जो मल्टीपल टैग के लिए हम करना चाहते हैं। सेटिंग एक ही रहेगा लेकिन वो मल्टीपल अलग अलग टैग के लिए एक ही सेटिंग हम कर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए ग्रुपिंग का यूज करते हैं, जैसे H1 के लिए भी, H2 के लिए भी और P के लिए भी, सबके लिए हमारा सेटिंग यही रहने वाला है। लेकिन H3 के लिए नहीं होगा क्योंकि H3 यहां पर नहीं लिखा हुआ है, H4 के लिए नहीं होगा क्योंकि वो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बाकी के लिए ये जनरल चीज जो है हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें से तुम लोगों को मेनली पहले ये दो चीज सीख लेना है, एक तो जनरल टैग नाम के द्वारा और दूसरा एट्रीब्यूट के द्वारा। ठीक है। या जैसे एट्रीब्यूट का यूज करोगे वैसे ही क्लास का यूज करोगे। अंतर क्या होगा, क्लास जब बनाओगे तो डॉट लगा दोगे, एट्रीब्यूट जब बनाओगे तो हैश लगा दोगे। ठीक है। बस यही अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट वो चीज सेम ही होता है। ठीक है। अब आओ थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो मान लो हम H1 के लिए कोई डिफाइन कर देते हैं, H1
ऐसे लिखते हैं इंटरनल सीएसएस। H1 बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर कलर व्हाइट या फिर येलो, यानी कैसा दिखेगा, बट हम बस दिखा रहे हैं करके, इसके करके दिखा रहे हैं कि व्हाइट ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था। सेव। अब ये H1 जो है हमारे हमारे पेज में जहां जहां H1 है सब जगह यही सेटिंग होगा, लेकिन अगर इसके साथ साथ इनलाइन भी लगा होगा तो वो पहले इनलाइन को देखेगा, फिर वो देखेगा इंटरनल को। ठीक है, यहां ये चीज का ध्यान रखना है। पहले आउटपुट देखो फिर समझना। ओके, कलर इक्वल टू येलो अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? अच्छा अच्छा, समझ गए, वही बात हुआ है। फॉन्ट इक्वल टू ग्रीन लिखा होगा कोड के अंदर। ठीक है, फॉन्ट इक्वल टू ग्रीन लिखा होगा, इसलिए उसको नहीं कर रहा है वो। तो अभी हम यही कहना चाह रहे थे कि ऊपर में कोई चीज अगर लिखते हो तो वो चीज अप्लाई होगा, लेकिन अगर अगर अलग से तुम उसके लिए किसी खास के लिए अगर अलग से कुछ लिख देते हो तो वो उसको अप्लाई करेगा और ऊपर वाले को छोड़ देगा। मतलब मेरा कहने का है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देख सकते हो कि यहां पर इसको अप्लाई नहीं किया, यहां किया। यहां क्यों नहीं किया, यहां पे क्यों नहीं किया? यहां पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए अलग से इनलाइन सीएसएस डिफाइंड किया हुआ है ना। और ये वाला जो है इसके लिए कुछ डिफाइंड नहीं है, तो ये किसको अप्लाई करेगा? इंटरनल को अप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम ये दिखाते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब हम ये दिखा रहे हैं कि अच्छा नीचे भी देख लो, नीचे वाले में अप्लाई किया, क्योंकि तुम कहोगे सर एक ही जगह किया है, तो नहीं, जहां जहां भी है वहां वहां पे किया है। ठीक है, अब देखो H2 में नहीं किया है, H2 के लिए नहीं किया है। ठीक है, वो भी केस हम लोग देखेंगे कैसे H2 में भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है वो ग्रीन कलर का क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम अलग से फॉन्ट कलर ग्रीन लिख दिए हैं, इसलिए आ रहा है। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि पहले न्यूट्रल दिखाई पड़े। ओके, अब ये नीचे वाला भी आ गया, मतलब जहां जहां H1 लिखा है सब पर वो अप्लाई कर रहा है, बट ऊपर वाले में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे इनलाइन अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें होना चाहिए कि मान लो तुम्हारा मान लो तुम्हारा ट्रेन में टिकट है। ठीक है, और ट्रेन में टिकट है और वहां पे है कि भाई सबको एसी बॉगी में जाना है ना, सबको एसी बॉगी में जाना है, एसी बॉगी का सबका टिकट है, और उसमें किसी खास खास पैसेंजर के लिए व्यवस्था है कि उसको भाई कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको कुछ खास व्यवस्था किया, उसके लिए अलग से उसको दिया गया है। ठीक है, या फिर एसी में ही फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो एसी जनरल हो गया। अब किसी को फर्स्ट क्लास में जाना है तो उसके लिए अलग से हम फर्स्ट क्लास डिफाइन कर दिए, किसी को अलग से कुछ व्यवस्था देना है तो उसके लिए हम अलग से डिफाइन कर दिए। तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा ऊपर का। ठीक है, ऊपर का देखेगा, ऊपर वाला जो है वो सबके लिए है, लेकिन अंदर में भी अगर किसी के लिए अलग से कुछ लिखा हुआ है ना, अंदर में किसी के लिए अलग अलग से कुछ सेटिंग दिए हुए हैं, तो वो पहले अंदर वाला अप्लाई करेगा। ठीक है,
और इसके अलावे जो बचेगा वो बाहर वाला अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावे जो बचेगा वो बाहर वाला अप्लाई करेगा। जैसे क्या बचेगा, तो यहां पर हम एक चीज और लिखते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब क्या है, अब क्या है, 20 पिक्सल साइज जो है वो यहीं पर डिफाइंड है, इन लाइन के अंदर यहां पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये 20 पिक्सल जो है वो इस लाइन पर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। 20 अगर छोटा लग रहा है तो 25 कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनल और इनलाइन दोनों लिखे हुए हो तो वैसे केस में इनलाइन जो है इंटरनल को ओवरराइड कर देगा, इनलाइन जो है इंटरनल को ओवरराइड कर देगा। जो जो इनलाइन में लिखा है वो अप्लाई होगा और बचा हुआ इंटरनल वाला अप्लाई होगा। एक बार तुम लोग बताओ कि ये चीज तुम लोगों को समझ में आया जो हम अभी बताना चाह रहे हैं? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस, मतलब इंटरनल का यूज कैसे करते हैं ये तो एक बात हुआ। दूसरा बात हुआ कि इंटरनल और इनलाइन दोनों अगर हो तो वहां पे किस तरह से वो काम करता है, ये चीज तुम लोगों को समझ में आया? ओवरराइड कर देता है, इंटरनल को ओवरराइड कर देगा इनलाइन, मतलब इनलाइन में जो है वो अप्लाई होगा और बचा हुआ अगर कुछ इंटरनल में है तो उसको वो अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर दोनों में सेम है तो किसका अप्लाई होगा? इनलाइन वाला अप्लाई होगा, इंटरनल वाला अप्लाई नहीं होगा। ये समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करो, टाइम नहीं है उतना। यस सर, यस सर। बैच 2 से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बैच 2, यस सर, नो। क्या नहीं समझ में आया राम जन्म? ओके, डाउट क्लास में तुम इसको क्लियर करना, ठीक है? हो सकता है थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करोगे तो आ जाएगा। बहुत सिंपल बात हम बता रहे हैं, ठीक है? बहुत सिंपल बात बता रहे हैं कि अगर कंफ्यूजन वाला चीज है इसीलिए तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर तुम मान लो इंटरनल लिखते हो, इंटरनल सीएसएस का अगर यूज करते हो, तो इंटरनल क्या करता है, जहां जहां H1 होगा सब जगह इसको अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी H1 में तुम अलग से कोड लिख रहे हो कि नहीं हम इस H1 के लिए अलग से कोड लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको अप्लाई करेगा, पहले इन लाइन को अप्लाई करेगा और इसके अलावे जो बचेगा, जैसे बैकग्राउंड कलर यहां भी है तो ऊपर में भी है, तो किसका अप्लाई होगा? अंदर वाला। कलर यहां भी है ऊपर भी है, किसका अप्लाई होगा? अंदर वाला। फॉन्ट फैमिली यहां भी है वहां नहीं है तो किसका अप्लाई होगा? अंदर वाला। ऊपर तो है ही नहीं तो अंदर वाला करेगा। लेकिन फॉन्ट साइज जो है वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से उठा लेगा। तो इसका इन जनरल इसको समझने के लिए एक ही वर्ड है, ओवरराइड। ओवरराइड कर लेगा उसको, ठीक है? ऊपर से वो आ रहा है बट उसके साथ साथ अंदर में कुछ और है तो वो अंदर वाला यूज करेगा, बाहर वाला यूज नहीं करेगा। लेकिन बाहर वाला यूज नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाला कुछ भी यूज नहीं करेगा, सिर्फ उसको ओवरराइड करेगा जो अंदर में है, जो नहीं है वो बाहर वाला अप्लाई हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैल्यू है जो अंदर में है बाहर में नहीं है तो वो अंदर वाला को अप्लाई करेगा। अगर दोनों में है तो अंदर वाला अप्लाई करेगा। अगर केवल बाहर वाला में है अंदर वाले में नहीं है, बाहर मतलब इंटरनल, अंदर मतलब इनलाइन, अगर केवल बाहर में है अंदर में नहीं है तो बाहर वाला अप्लाई होगा। अगर दोनों जगह है तो अंदर वाला अप्लाई होगा। अगर बाहर में है ही नहीं अंदर में ही है तो अंदर वाला अप्लाई होगा। क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर? यस, यस। बैच 1, यस। और थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो डाउट होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट चीजों को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी नहीं होगी तो भी यूज करते करते क्लियर होगा, ठीक है?
क्योंकि ये प्रैक्टिकल का चीज है। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोग आईडी कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक आईडी बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक आईडी बनाते हैं, हैश हैश इंपॉर्टेंट आईएमपी। आईडी को ऐसा नाम देते हैं जो सब पर अप्लाई हो, क्योंकि आईडी हम बना ही रहे हैं कॉमन, ठीक है, जो कॉमन हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड। अब रेड पर रेड अप्लाई होगा तो वहां पे दिक्कत आएगा, ठीक है, तो हम ब्लू वाले पे उसको अप्लाई करवाएंगे, सब पर अप्लाई नहीं करवाएंगे। चलो कलर रेड हो गया, ठीक है। ओके, अब ये आईएमपी जो है इसको किस पर अप्लाई करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आईएमपी को किस पर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं ये जो H1 है, कलर रेड करते हो अगर तो इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा कुछ लिखो, ग्रीन लिख दो। अभी हम ऐसा कॉमन नाम सब यूज कर रहे हैं, ऐसे कलर का अलग अलग नाम होता है तो वो अलग अलग कोड भी होता है, अभी फिलहाल हम कॉमन यूज कर रहे हैं। अब देखो हम इस H1 के लिए लिख रहे हैं आईडी इक्वल टू आई एम पी, है। तो ये H1 जो है ये इंपॉर्टेंट के रूप में हम ट्रीट करेंगे और जो सेटिंग उसका है वो वहां पर अप्लाई कर देगा। फिर इस पी टैग के लिए भी हम लिख रहे हैं आईडी इक्वल टू आई एम पी। तो इस पी टैग पर भी वो आई एम पी को अप्लाई करेगा। फिर नीचे वाला H2 जो है, H2 कहां है, ये रहा H3 है। H3 पर अगर हमको मन है तो हम H3 पर भी अप्लाई कर सकते हैं आईडी इक्वल टू आई एम। तो क्या देख रहे हो, एक आईडी H1 पर भी अप्लाई हो गया, H3 पर भी अप्लाई हो गया, P पर भी अप्लाई हो गया, है ना। पहले इसका आउटपुट देख लो। अब देखो ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम क्या रखे हैं इंटरनल में, ग्रीन। तो चूंकि यहां पर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ये ग्रीन लिया अपने आप को, ठीक है। अच्छा, ये भी ग्रीन कलर है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से इंटरनल सीएसएस को अप्लाई किया है, इन लाइन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ग्रीन ले लिया। ये वाला रेड क्यों है, ये वाला रेड क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी लिखा हुआ है यहां पर इसीलिए। अच्छा, पी टैग में भी तो आईएमपी लिखे थे। अच्छा, डबल कोड छूट गया है, ठीक है। ठीक है, इस पैराग्राफ में रेड हो गया, सेंटर अलाइन हो गया, क्यों, क्योंकि ये आईएमपी टैग का यहां पर यूज हुआ है। अब देखो इसमें क्यों हो गया रेड और सेंटर, क्योंकि यहां भी आईएमपी टैग का यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पर रेड क्यों हो गया है, तो यहां भी आईएमपी का यूज किया गया है। देखो नॉर्मल ये वाला है, कॉन्टेक्ट वाला नॉर्मल है, ठीक है। इंटरनल सीएसएस में बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर पिंक, लेकिन चूंकि हम इसको आईएमपी लगा दिए थे तो ये आईएमपी वाला अप्लाई पहले किया, फिर जाकर के इंटरनल वाला अप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि आईएमपी वाला जो टैग है वो अलग से स्पेसिफाई हो रहा है, मतलब जनरल को, जनरल में तो जो इंटरनल में लिखा है ही,
प्लस उसके साथ में फिर अलग से हम उसका आईडी सेट कर रहे हैं कि इसमें अलग से ये अप्लाई करो, ठीक है, तो वो उसको अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे एक चीज है, सेंटर अलाइनमेंट जो है वो तुम्हारा हर जगह सेंटर सेंटर लिखा हुआ है, तो तुम लोगों को लगता होगा कि भाई सेंटर तो लगा हुआ ही है तो क्या अंतर हुआ है ना, तो सेंटर टैग को हटा दो, सेंटर टैग को हटा दो ताकि तुमको समझ में आए कि जो इंपॉर्टेंट है वही केवल सेंटर में है, सब सेंटर में नहीं है, ठीक है। हर जगह सेंटर टैग का यूज हम लोग करके दिखाए थे तुम लोगों को वहां पर, बट अब हम सेंटर टैग यहां से हटा रहे हैं ताकि तुमको अंतर समझ में आए। ओके, सारा सेंटर टैग हटा दो। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये लेफ्ट में आ गया। ये लेफ्ट में क्यों आया, क्योंकि ना इंटरनल में सेंटर लिखे थे ना इनलाइन में सी सेंटर लिखे थे, तो ये लेफ्ट में आ गया। ये सेंटर में क्यों है नीचे वाला, क्योंकि आईडी इक्वल टू आईएमपी था और आईएमपी का कलर रेड और अलाइनमेंट सेंटर में था, तो वो उसको अप्लाई किया। बैकग्राउंड में ग्रीन कहां से आया, इंटरनल सीएसएस में लिखा हुआ था वहां से उठ के आया है। ये नीचे वाला पैराग्राफ रेड कलर का क्यों है, क्योंकि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट सेट किया गया था आईएमपी। और सेंटर अलाइन क्यों है, क्योंकि इसको सेंटर अलाइन पी आईएमपी आईडी में दो प्रॉपर्टी है, एक तो कलर रेड और दूसरा सेंटर में होगा। ऊपर वाला पैराग्राफ सेंटर में क्यों है, क्योंकि उसमें इनलाइन सीएसएस के अंदर सेंटर टैग अलाइनमेंट में डाला गया है, सेंटर टैग नहीं सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो देखो ये भी लेफ्ट में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज हुआ है और इंटरनल में अलाइनमेंट सेट नहीं किए हैं, ठीक है। ओके, इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं अप्लाई है क्योंकि ये जनरल चीज है, ठीक है। आवर डायरेक्टर्स मैसेज बीच में क्यों आ गया, क्योंकि इस टैग में आईएमपी आईडी का यूज किया गया है और आईएमपी आईडी जो है वो कहता है कि उसका कलर रेड होगा और अलाइनमेंट सेंटर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखे कि कैसे हम लोग इनलाइन का यूज करते हैं, कैसे हम लोग इंटरनल का यूज करते हैं, कैसे हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं अपने अपने केस में। अब देखो यहां पर, अब देखो केस देखो कैसे अलग अलग बनता है। जैसे अभी तक हम लिखे थे आईएमपी हैश, ठीक है, आईएमपी हैश। अब हमको अगर क्लास बनाना है तो इसी में हम खाली डॉट लगा देंगे, बस डॉट लगा दिए तो ये क्लास हो गया। तो अब क्या होगा, जहां आईडी इक्वल टू लिखे थे वहां पर क्लास इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तब काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। जैसे आईडी इक्वल टू यहां लिखे थे, तो चूंकि अब तुम क्लास बनाए हो तो यहां लिखना पड़ेगा तुमको क्लास इक्वल टू, क्लास इक्वल टू, यहां भी लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू। कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, बट वो चेंज हो गया। लेकिन एक जगह अंतर आया होगा, देखो आवर डायरेक्टर मैसेज में अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां आईडी इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको हम बना दिए हैं आईडी को क्या, क्लास। कैसे बनाए हैं, डॉट का यूज करके, ठीक है। तो यहां भी आईडी के बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो अप्लाई करेगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लास और आईडी में अभी फिलहाल तुम लोगों को ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस यही समझ लो हैश से आईडी, डॉट से क्लास, ठीक है। अब मान लो ऐसा हम चाहते हैं कि H1 के लिए भी और H3 के लिए भी, H2 के लिए भी और H3 के लिए भी, सब के लिए हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर, लेकिन इसमें साइज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर H1 H2 H3 में अंतर ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम साइज को हटा दे रहे हैं, यहाँ साइज हटा दो, साइज के ठीक है, साइज केवल हटा दोगे तो काम चल जाएगा।
अब ये मतलब हुआ कि H1, H2, H3 तीनों के लिए यही सेटिंग हम रखना चाह रहे हैं, क्या? ग्रीन कलर बैकग्राउंड और कलर में पिंक। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, इस पर भी अप्लाई हो गया, है ना? ये क्या है? H3 है, इस पर भी अप्लाई हुआ, इस पर भी अप्लाई हुआ, इस पर भी अप्लाई हुआ, इस पर नहीं हुआ। इस पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ इन लाइन में अलग कोड लिखा हुआ है, तो ये इन लाइन को पहले अप्लाई करेगा। ये क्या अप्लाई किया? इंटरनल वाला अप्लाई किया बैकग्राउंड, और आईएमपी चूंकि लिखे हुए थे तो इसके लिए ये रेड में है और सेंटर में है। यहाँ पर प्लेन इंटरनल सीएसएस है तो ठीक है। यहाँ पर H2 की H3 के लिए इंटरनल सीएसएस में लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और चूंकि ये आईएमपी टैग लिखा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर ये सेंटर अलाइंड और रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग अप्रोच में हम लोग काम कर सकते हैं। और ये सब जो बनाया गया है, ये मतलब एक ही काम को अलग अलग क्यों करें, एक ही जगह लिख देते हैं, इसीलिए बनाया गया है। तो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये सारा चीज हम लोगों को एक ही दिन में कवर करना था, और कुछ नहीं है। अभी फिलहाल तुम लोग बस ये चीज दिमाग में रखो कि इनलाइन का यूज कैसे करते हैं और इंटरनल का यूज कैसे करते हैं, बस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम बस प्रैक्टिकल करवा के दिखा दिए सब। इनलाइन का यूज कैसे करते हैं, इंटरनल का यूज कैसे करते हैं, बस यही दो चीज अभी दिमाग में रखना है ना? बाकी चीज अभी दिमाग में नहीं रखना है, कैसे यूज करते हैं। और उसमें एक चीज दिमाग में रखना है, पॉइंट नोट करके, कि अगर इनलाइन में भी है और इंटरनल में भी है तो क्या होता है? तो ओवरराइड हो जाएगा। कौन ओवरराइड होगा? मतलब इंटरनल वाला ओवरराइड होगा। कौन करेगा ओवरराइड? इनलाइन वाला ओवरराइड करेगा, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट ही हमको अभी दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला तो लिखने का तरीका, इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते हैं, इंटरनल सीएसएस कैसे लिखते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर हम एक ही टैग में दोनों चीज अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इंटरनल भी अप्लाई कर रहे हैं और इनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या केसेस होगा। फिर क्लास कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो हुआ कि किसी टैग के लिए बनाते हैं, और दूसरा होता है कि क्लास या आईडी बना लेते हैं और उसको जहां मन हो वहां पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज, 2-3 चीज को बस दिमाग में रखना है अभी के लिए, है ना, ज्यादा कंफ्यूजन अभी नहीं क्रिएट करना है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स का यूजेस करना, है ना। अब हम लोग क्या है कि हम आज तुम लोगों को बस बताए कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है और कैसे कब क्या होता है। अब हम लोग इसको अलग अलग टैग में यूज करेंगे, कभी H1 में यूज करेंगे, तो कभी पैराग्राफ में यूज करेंगे, तो कभी टेबल में यूज करेंगे, तो लिस्ट में यूज करेंगे, है ना। और भी काम बहुत सारा है वो करेंगे, और एक एक करके हम लोग अलग अलग टैग्स पर इसको अप्लाई करेंगे। और उस समय में तुमको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है, या हम अगर ऐसा कुछ कोड लिख के लाएंगे तो तुमको समझना होगा कि ये इंटरनल सीएसएस है। अगर हम ऐसा कुछ कोड तुमको लिख करके देंगे, तुमको समझना होगा कि ये एक क्लास बनाए हैं, है ना। अगर हम ऐसा कुछ कोड लिख करके तुमको देंगे तो तुमको समझना होगा ये इनलाइन सीएसएस है। बस अभी तुमको इतना ही समझना है, ठीक है। तो ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर लेने का काम नहीं है। और हम पहले ही बता दिए थे कि अब जो टॉपिक जो भी डिस्कस करोगे, अगले क्लास में पढ़ो या उससे आगे पढ़ो, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लेवल हम लोगों का ऊपर होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा सा सांस फूलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमारा सांस जो है धड़कन तेज हो जाता है, सांस फूलता है। तो अब धीरे धीरे तो ऐसा होगा, बट चूंकि हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वैसा बात नहीं है कि बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आराम से इजी वे में, ठीक है, करते हुए जाओ। और बस इतना ही, आज के लिए इतना ही है। आर के प्रजापति का क्वेश्चन है, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है। बस अभी तुम ये समझो कि दोनों अलग अलग तरीका है यूज करने का। आईडी भी यूज करते हैं, क्लास भी यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है वो आगे चल के देखेंगे हम लोग, ठीक है।
है अपना अपना सबका यूजेज है। कहीं पर आईडी का भी यूज है, कहीं पे क्लास का भी यूज है, बट अभी के लिए हम लोग क्लास बनाने के लिए डॉट, आईडी बनाने के लिए हैश, अभी के लिए इतना ही। जब आईडी को अप्लाई करना है तो आईडी इक्वल टू आईडी का नाम, जब क्लास को अप्लाई करना है तो क्लास इक्वल टू क्लास का नाम। सर फॉन्ट साइज देने के बाद हेडिंग H1 लिखने का क्या फायदा? लिखने का क्या फायदा मतलब फॉन्ट साइज देने के बाद तो हटा दिए, इसीलिए बाद में हटा तो दिए थे। ऐसा नहीं है, H1 के लिए मान लो कुछ तुम साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हो, H2 के लिए थोड़ा छोटा रखते हो, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है, वो हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ओके, अगर चाहते हो कि H1 का अपना साइज है ही तो हम क्यों उसको डिस्टर्ब करें, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एग्जाम्पल देने के क्रम में बस लिख दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और बैच में कोई डाउट है? नहीं, नहीं डाउट है, नहीं डाउट। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।